Kamalnath ji is from my party, but I don't like personally the type of language that Kamalnath ji is using. And I don't appreciate it. I think it's unfortunate. कांग्रेस के सेनापति राहुल गांधी के इस बयान के बाद विपक्ष के तेवर थोड़े नरम हुए। ऐसा माना गया कि राहुल ने मामले को ठंडा करने ये बयान दिया, लेकिन उनके बयान से कांग्रेस में नया महाभारत शुरू हो गया। अब तक बीजेपी के हमले झेल रहे कमलनाथ कांग्रेसियों के निशाने पर आ गए। कांग्रेस नेता उन्हें नसीहत देते दिखाई दिए। राहुल जी ने जब कह दिया कि ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए किसी के भी बारे में, तो कमलनाथ जी को तत्काल माफी मांग लेनी चाहिए थी। अभी भी वक्त है वो माफी मांग ले राहुल जी के कहने के अनुसार, क्योंकि सारी भारतीय जनता पार्टी राहुल जी को ही कांग्रेस पार्टी का और पूरे देश का नेता मानती है। अब वो राहुल जी की राय है और उनको जो समझाया गया कि किस संदर्भ में मैंने ये कहा था, हम मैं क्यों माफी मांगूंगा। मैंने तो कह दिया कि मेरा लक्ष्य नहीं था किसी का अपमानित करना। 2018 में कमलनाथ पीसीसी चीफ बने, तब मानक अग्रवाल पार्टी मीडिया सेल के प्रभारी हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद उन्हें हटाकर शोभा ओझा को ये जिम्मेदारी दे दी गई। नाथ के कार्यकाल में वे मीडिया से दूर ही नजर आए। शायद यही फांस उनके मन में रही हो, लेकिन उनके बयान को बीजेपी कांग्रेस में दो पीढ़ियों के टकराव से जोड़ रही है। एक बुजुर्ग लोग हैं जिसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी हैं, दूसरे प्रौढ़ लोग हैं जिनमें राहुल गांधी जी हैं। कमलनाथ जी लंबे समय से अनदेखा कर रहे हैं राहुल गांधी जी का, और वो लगातार वार्न भी कर रहे हैं, पर शायद उम्र हावी हो रही होगी इसलिए ये समझ नहीं पा रहे हैं। नेताओं के जुबानी हमले अपनी जगह है, लेकिन उपचुनाव में बीजेपी चौतरफा घेराबंदी की रणनीति पर चल रही है। कांग्रेस पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने मंत्री अरविंद भदौरिया, निर्दलीय विधायक केदार डाबर और सुरेंद्र सिंह शेरा से मिले। मतदान में जब कुछ ही दिन बचे हैं, तब घटनाक्रम रोज बदल रहा है। दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की भूमिका भी साफ दिखाई नहीं देती। ऐसे में राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाने वाले कमलनाथ कुरुक्षेत्र में अकेले ताकत लगाते दिख रहे हैं। क्या वे इस लक्ष्य को भेद पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है घर में घिरे नाथ। कई बार चाहे आप सार्वजनिक जीवन में हो, व्यक्तिगत आप किसी बड़े पद पर हों ना हों, ऐसी परिस्थितियों से आप रूबरू ज़रूर होते हैं जब कुछ ऐसा घटनाक्रम हो जाता है जिसमें ढेर सारे प्रश्न और ढेर सारे सवाल खड़े हो जाते हैं, और कई बार आपके अपने कुटुंब के लोग भी आप पर कुछ ऐसी टिप्पणियां कर देते हैं जिससे आपको लगता है कि क्या ऐसा करना उचित है, और क्या ये जो प्रश्न उठा है, इस प्रश्न को उठाने वाला जो मेरा ही कुटुंबी है, क्या वो उन परिस्थितियों को भी समझ रहा है जिन परिस्थितियों के चलते ऐसा हुआ है। शायद कमलनाथ इस वक्त उसी तरह की मनोदशा में वो हों, और जाहिर तौर पर ये मौका भी ऐसा नहीं है कि आप खुलकर इस विषय पर बात कर सकें कि आखिर राहुल गांधी जी ने ये टिप्पणी क्यों की, और करने के पहले क्या एक बार हमारी चर्चा नहीं हो जाती, तो क्या ये त्रुटि हुई कि पहले कमलनाथ जी को ही राहुल गांधी को अप्राइज कर देना था, सारी बातें बता देनी थी, आखिर ये चूक क्यों हुई। फिर चलिए ये सारा मसला हो गया, और फिर ऐसा माना जा रहा था कि अब राहुल गांधी जी की टिप्पणी के बाद ये विषय पीछे निकल जाएगा, लेकिन फिर मानक अग्रवाल जी बोल देते हैं। जो भी कारण हो, कांग्रेस के अंदरूनी खींचतान, गुटबाजी, लेकिन इस मसले से ये मसला और ये मुद्दा और चर्चा में फिर आ जाता है। हालांकि ऐसे मुद्दों की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं होती, लेकिन इससे नाना प्रकार के जो संदेश निकले वो ज़रूर लंबे समय तक कांग्रेस के लिए भी उनका जवाब देना कांग्रेस के लिए भी एक चुनौती से कम नहीं है। और दूसरा, बैठे बिठाए बीजेपी को एक मौका मिल गया है कि वो इन तमाम मसलों को लेकर कांग्रेस को, और कांग्रेस से अधिक उसके खेवनहार जो रहे हैं 2018 के पीसीसी चीफ और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ को घेरे। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, और जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। मेरे साथ स्टूडियो में हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, राष्ट्रीय स्तर पर टीवी पैनलिस्ट, नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर तेज वाजपेयी, बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक और कई पुस्तकों के लेखक श्री अनुराग पटेरिया जी हैं, उनका बहुत स्वागत है। और साथ ही बृजेंद्र सिंह राठौर जी, कांग्रेस के सीनियर लीडर, पूर्व कैबिनेट मंत्री हमारे साथ हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। पटेरिया साहब, ये चुनौती कमलनाथ जी के सामने है, लेकिन
जो कमलनाथ जी को समझते हैं, जानते हैं, उनका ये भी दावा है कि कमलनाथ जी इन सारी चीज़ों को लेकर एक बहुत फर्म स्टैंड के साथ आगे बढ़ते हैं और ये हमने देखा भी है। इन तमाम चीज़ों के बाद, नहीं तो राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट आने के बाद जिस तरह के एक तेवर नरम होते हैं या व्यक्ति बैकफुट पे जाता है, कमलनाथ जी ने उस तरह की कोई बॉडी लैंग्वेज नहीं दिखाई है। वो उसी स्टैंड पर कायम है कि उन्होंने खेद जता दिया है, लेकिन किसी से व्यक्तिगत रूप से माफ़ी मांगने का प्रश्न नहीं है। पूरे मामले को खासतौर से माणक अग्रवाल जी के इसमें सामने आने के बाद आप किस तरह देखते हैं? सर जी, टुकड़ों टुकड़ों में 2-3 बातें कहूंगा। सबसे बड़ी बात है कि पका हुआ जो घड़ा होता है उसको आप मोल्ड नहीं कर सकते, वो टूटता है। तो अब कमलनाथ जी से उम्मीद करना कि वो किसी सलाह और मशवरे को मानेंगे, मुझे नहीं लगता है इस उम्र के इस पड़ाव पर आके। जिस किस्म के वो व्यक्ति हैं, जिस किस्म की उनकी ख्याति है और जिस तरह की उन्होंने दिल्ली में राजनीति की है, मुझे लगता है इसका तकाजा ये है कि वो अपनी बात पर दृढ़ रहें और लगभग दृढ़ मुझे दिखाई देते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि शब्दों के में कहते हैं ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सड़कों पर अक्सर आपने देखा होगा। एक लूज बॉल से क्या क्या हो सकता है, ये सदियों तक इसका उदाहरण दिया जाएगा। 2-3 चीजें हाल के समकालीन राजनीति में याद की जाती हैं। मिस्टर बंटा ढा, कोई माइका लाल और अब ये आइटम। ये एक दिग्विजय सिंह का कोट भी है जिसको मैं कहना नहीं चाह रहा हूं। तो कुल मिलाकर ये कोट है, जब तक मध्य प्रदेश की राजनीति रहेगी तब तक इतिहास में चीजें लिखी जाएंगी कि किस तरह से 50 ग्राम की जुबान है, किस तरह से चीजों को आपको एक दुर्घटना की तरफ ले जाती है। अगर वो आइटम नहीं कहते तब भी कमलनाथ जी अपनी बात को कह सकते थे। उन पर उम्र हावी हो गई थी या वो नाम भूल गए थे, अब जो भी हो मैं नहीं कहता हूं, लेकिन बहुत बड़ा कांग्रेस को डिफेंसिव रोल में आना पड़ा है और कांग्रेस के फॉर्मर प्रेसिडेंट को इस बात की सफाई देना पड़ रही है। दिक्कत ये नहीं है कि एक चुनाव है, कांग्रेस के ऊपर एक स्टिग्मा लग गया। कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो एससी वोट बैंक हमेशा ट्रेडिशनल वोट बैंक माना जाता रहा है। अब भाजपा महिला और अनुसूचित जाति दोनों को मिलाकर आगे बढ़ रही है और एक खतरनाक संकेत अन्य राज्यों तक पहुंच सकता है। तो मुझे लगता है कुल मिला के एक रफू करने की कोशिश राहुल गांधी जी ने की है। मध्य प्रदेश में भी यही कोशिश हो रही है, लेकिन भाजपा इस मुद्दे को जहां तक ले गई है, मुझे लगता है उससे वापस लौटना संभव है। मध्य प्रदेश में एक बड़े मुद्दे के तौर पर आप आने वाले चुनाव में भी याद रखेंगे, मिस्टर बंटा ढाल कोई माइक लाल की तरह ये आइटम भी बार बार आपको बाउंस बैक करता रहेगा। जी, ये एक बड़ा आपने विषय ज़रूर सामने रखा है, लेकिन इसकी अगली कड़ी में कुछ सवालों के साथ में फिर आपके सामने आऊँगा। राठौर साहब हमारे साथ हैं, संतुलित बोलते हैं, संयमित होकर बोलते हैं, इसलिए बोलने के महत्व को वो समझते भी हैं। राठौर साहब, आपने सुनी पटेरिया साहब की बात और उन्होंने कांग्रेस के, बीजेपी के और फिर कांग्रेस के 3 वक्तव्यों का भी जिक्र किया जो अलग अलग कालखंडों में चर्चा का विषय रहे हैं। आप किस तरह देखते हैं? और इसमें मैं ये भी जोड़ूंगा कि चलिए, राहुल गांधी जी ने जो कहा वो उनका अधिकार है, सीनियर पोजीशनिंग है उनकी पार्टी में, एक बहुत बड़ी स्टैंडिंग वो रखते हैं। माणक अग्रवाल जी का अचानक ये सामने आना, क्या लगता है आपको, ये पार्टी के अंदरूनी खींचतान है या फिर उनको किसी ने कहा? मतलब जाहिर तौर पर कांग्रेस में ही ये बात हुई होगी या उनकी नाराज़गी कमलनाथ जी से रही होगी, जो भी कारण है, लेकिन ये टाइमिंग राहुल गांधी जी की और माणक अग्रवाल जी की पार्टी को चुभी तो है, परेशान तो किया है इसने। जी जी राठौर साहब। आप देखिए शरद जी, मेरा ऐसा मानना है कि इस वक्त चुनाव का भले ही मौका हो, लेकिन मध्य प्रदेश के जो हालात हैं, देश के जो हालात हैं, और भी बहुत सारे विषय हैं। किसानों की समस्याएं हैं, अपना कोरोना की समस्या है, मजदूरों की समस्या है, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर डिबेट होती तो ज़्यादा अच्छा होता। या इमरती देवी की बजाय डिबेट इस पे होती कि इमरती देवी किन के पैरों के ऊपर गिरी पड़ी हैं और जिनके फोटो वायरल हो रहे हैं। या और बहुत सारे लोग जो कमलनाथ जी को शैतान कह रहे हैं, कोई कपटनाथ कह रहा है, कोई कुछ भी कह रहा है, इन बातों को मुद्दों से हटा के भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती एक मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही है। क्योंकि जहां तक एससी और एसटी का सवाल है, ये वही कमलनाथ जी हैं जिन्होंने एक नहीं 20 योजनाएं उनके हित के लिए लागू की। और कांग्रेस पार्टी हर वर्ग का सम्मान करती है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर धर्म का सम्मान करती है और कोई उससे अछूता नहीं है। और इमरती देवी के इस मुद्दे से कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब जहां तक कमलनाथ जी की बात है, उन्होंने उनके मुंह से जो निकला
इसके बाद क्या होता है? मुझे बताइए, बड़े बूढ़े भी ये कहते हैं, धर्मशास्त्र भी ये कहता है, महात्मा गांधी जी ने भी ये कहा है कि यदि आदमी खेद प्रकट कर देता है तो फिर उसके बाद कोई बात रह नहीं जाती। उन्होंने कहा कि मेरी मंशा ऐसी नहीं थी, अगर किसी को तकलीफ है तो मैं खेद प्रकट करता हूँ, इसके बाद तो सारी बात खत्म हो जाती है। लेकिन कुछ लोगों को केवल राजनीति ही करना है और वो कितना भी कुछ हो तो भी राजनीति करना है, और राजनीति के चश्मे से अगर वो ये सोचते हैं कि ऐसी बातें कह के एक विशेष समुदाय को वो आकर्षित कर लेंगे, तो वो समुदाय ही सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हुआ है मजदूरी में। जो पंजाब हरियाणा से 400-400 किलोमीटर पैदल चल के जिनने दर दर की ठोकरें खाई हैं, वो भूल नहीं सकता भारतीय जनता पार्टी को। और अगर महिला अपमान की बात है तो मैं आपसे ही कहता हूँ, आपके माध्यम से, क्या नहीं कहा गया सोनिया गांधी जी के लिए? हमारे एक देश के सबसे बड़े नेता जिन्होंने शशि थरूर की पत्नी के बारे में क्या कहा था, आपके वो याद होगा, और वरना मुझे याद है। आपके पूर्व गृह मंत्री भारत सरकार के रिजिजू ने रेणुका चौधरी जी के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया था, और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी अनशन पर नहीं बैठती है। 14 लोग हमारे मारे जाते हैं माफिया के द्वारा, शराब माफिया के अवैध शराब से, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी नहीं बैठती है। गुना में 6 लोग मारे जाते हैं पेट्रोल डालकर, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी नहीं बैठती है उसके ऊपर। सिंधिया साहब की आम सभा में एक किसान मारा जाता है, आम सभा होती रहती है, ये हमारे हिंदू धर्म में कहीं नहीं है, हर काम रोक दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी आम सभा चालू रहती है। उस वक्त इनकी नैतिकता कहाँ चली जाती है? उस वक्त क्या इनको अनशन पे नहीं बैठना चाहिए? तो ये जो ड्रामेबाजी की बात है, जो तमाशा करने की बात हो रही है, या बात को बतंगड़ बनाने की बात हो रही है, मैं समझता हूँ ये राजनीति बच्चा बच्चा समझ रहा है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है मध्य प्रदेश में। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, ये सब केवल चुनाव के चक्कर में हो रहा है। हितेश वाजपेयी, देखिए, 2-3 बातें बहुत स्पष्ट हैं, लेकिन मैं शुरुआत करना चाहूँगा। आज मैं नरोत्तम जी के उस वाक्य से बहुत प्रभावित हूँ, और मुझे लगता है कि दर्शकों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा कि बुज़ुर्ग और प्रौढ़ का अंतर समझें, क्योंकि ये समझेंगे तभी शब्दकोश की जो समृद्धता है उसको समझ पाएंगे। तो बुज़ुर्ग व्यक्ति वो होता है साहब जो 65 वर्ष की आयु आधिकारिक रूप से, प्रशासकीय रूप से पूरी कर ले, या हम कहें उसका उम्र से संबंध होता है। और प्रौढ़ उसको कहते हैं शरद जी, जो अपने बढ़ने की पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, वो प्रौढ़ कहलाता है। वो किसी भी आयु का व्यक्ति हो सकता है, 45 का हो सकता है, 50 का हो सकता है, जो अपनी बढ़त की पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। तो आप देखिए शब्दों का चयन जो होता है वो कितना समृद्ध है। और हिंदी भाषा मैं नहीं समझता बड़े लोगों के लिए, खासतौर से प्रिविलेज लोगों के लिए, खासतौर से कमलनाथ जी जैसे नेता जो इतने पढ़े लिखे हैं साहब कहलाते हैं, तो उनके पास शब्दों की कमी नहीं है किसी की व्याख्या करने के लिए, चाहे उनको अच्छी व्याख्या करनी हो या विरोधियों की व्याख्या करनी हो। तो जब उनके श्रीमुख से हम ऐसे शब्द सुनते हैं, कभी आपने सुना है साहब शिवराज सिंह चौहान जी ने किसी को नालायक कहा हो? कभी आपने सुना है कि शिवराज सिंह चौहान जी ने किसी को कौन सा वो है, नहीं बोलूँगा मैं जिसकी ओर इशारा पटेरिया साहब ने कहा, ऐसे शब्दों का प्रयोग किसी महिला के लिए किया हो? कभी आपने सुना है कि शिवराज सिंह चौहान जी ने किसी दलित नेता के लिए, नेत्री के लिए, सोचिए उस पूरे समुदाय का वो नेतृत्व करती हैं, विधायिका हैं वो, और संविधान ने उनको अनुसूचित जाति वर्ग की विधायिका बनाया, बनने का अवसर दिया, संविधान दे रहा है अवसर, आप उसको आइटम कह रहे हो साहब? तो अच्छा, फिर उसके बाद बहुत अच्छी बात कही राठौर साहब ने, मैं सहमत हूँ। खेद और क्षमा, खेद थोड़ा सा उससे आगे बढ़ के क्षमा पे आना चाहिए। क्षमा को हमारे यहाँ धर्म आधारित माना गया है राठौर साहब, और क्षमा में विनम्रता जरूरी है, लेकिन अहंकार नहीं होता साहब कि नहीं मैं तो नहीं मांगूंगा। आपने सुना खुद विजुअल में। और सोचिए, मुझे खुशी होगी कि आप अपनी ये सारी सलाहें यदि राहुल गांधी जी को दे दें, जैसा अनुरोध कमलनाथ जी का है कि उनको उस प्रकार से समझाया गया। ये क्या होता है भाई? एक लाइन में आप कह सकते हैं कि नहीं साहब मुझे ठीक नहीं लगा, मैं क्षमा मांगता हूँ इस चीज़ के लिए। उसमें क्या है भाई? बड़ा ही होता है आदमी, क्षमा बड़न को चाहिए, उनका बड़ों लोगों का ये हार होता है। हमसे भी गलतियाँ हो जाती हैं, ऐसा थोड़ा ना राठौर साहब। 2 मिनट लगाते, आपको याद हो शरद जी, कई बार आपके प्रोग्राम में हमने सीधे मांगी है, तो उसमें कोई भाई शब्दों का चयन हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है बड़प्पन की अभी भी अपेक्षा कमलनाथ जी से मध्य प्रदेश के हाँ दलित समुदाय को है, क्योंकि वो उस समुदाय की बड़ी नेता हैं। तो राठौर साहब, राजनीति में तो जब आप ठाकुर नेता की बात करते हैं, ब्राह्मण नेताओं की बात करते हैं, तो दलितों की नेता को आप क्यों नकार देते हैं साहब? क्यों छोटी है? जबकि आपने खुद बताया कि भारत में आज भी यदि एट्रोसिटीज़ अगेंस्ट वुमेन हैं तो
तो आज भी 70% एट्रॉसिटीज अनुसूचित जाति वर्ग के विरुद्ध होती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि भाई जो कमज़ोर है उसी को दबाया ज़्यादा जाता है। तो हमारा तो फ़र्ज है कि इन लोगों के विरुद्ध हम कहीं कोई ऐसा शब्द ना बोल जाएं जो कि इनकी भावनाओं को आहत करता। हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए। और राजनीति साहब दर्पण है, मीडिया दर्पण। आपने कहा डिबेट नहीं होना चाहिए। अरे साहब, आप बोलोगे डिबेट नहीं होगी, ऐसा कैसे होगा? भाई शरद जी का काम या बाकी लोगों का, पटेरिया साहब का काम तो यही लिखना है कि हम लोग क्या हैं, हम क्या बोलते हैं। और ऐसा एक तरफा थोड़ी ना होता है, ये दोनों तरफा होता है और बहुत तरफा होता है। कई बार और भी लोग यदि बोल जाते हैं तो आप लोग चर्चा करते हैं। चर्चा से हम बचते क्यों हैं? आप अपने तर्क रखिए, लेकिन तर्क न्यायप्रिय होना चाहिए राठौर साहब, और एक लाइन के होना चाहिए। मेरे ख्याल से इस मामले में राहुल गांधी जी का मैं समर्थन करूंगा कि उन्होंने बिल्कुल इनडिफेंसिबल था ये शब्द, तो उन्होंने कह दिया कि आई एम नॉट हियर टू डिफेंड इट। बहुत अच्छी बात कही। हमारे अभी आपको याद होगा शरद जी पिछले चुनाव में सभी जी ने भी कई बार इस बात को रखा है कि पार्टी ने हमेशा कहा, मैं भी उस बैठक में रहा हूँ प्रवक्ताओं की जिसमें अमित शाह जी ने इस बात को कहा, राठौर साहब आप हर एक मुंह को नहीं पकड़ सकते, ये बात सच है। मैं नीचे के कार्यकर्ताओं की भी बात कर रहा हूँ। यदि वो भी इस प्रकार के शब्द बोल जाते हैं और यदि डिबेट का विषय बनता है शरद जी, तो क्लियर इंस्ट्रक्शन से इनडिफेंसिबल को डिफेंड नहीं करना, क्षमा मांगिए आप। तो मुझे लगता है कि जो शीर्ष पदों पे आप भी हैं साहब, आपका शब्दकोश देखिए, रोज आप बैठते हैं साहब, सबसे ज़्यादा डिमांड में है आप। तो मुझे लगता है इन बातों पे कमलनाथ जी को ध्यान देना चाहिए, पर अब देर हो चुकी है। पटेल साहब, एक और बयान आया जो अपेक्षाकृत कम चर्चा में रहा, बिसाहू लाल सिंह का, और उसको लेकर बीजेपी की तरफ से बड़ी तीव्रता से धड़ाधड़ माफ़ी भी मांग ली गई। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने माफ़ी मांगी, बीजेपी के और भी नेताओं ने माफ़ी मांगी। शर्मा जी ने कहा कि जी मैं जी बिल्कुल पसंद नहीं करता। उसके पीछे शायद आप ये भी देख सकते हैं, सियासत है तो साहब एक विषय है, तो चलिए चूँकि कमलनाथ जी से माफ़ी मंगवानी है तो तुरंत माफ़ी मांग ली। हालांकि बिसाहू लाल जी के एक्ट को लेकर अभी तक बीजेपी की तरफ से कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई या उनको एक समझाइश भी थोड़ी सी टफ शब्दों में अभी तक ऐसी कोई सूचना मेरे पास तो नहीं है। शरद जी, उसमें अपराध दर्ज हो गया है जी, और अब सब जुदाई हो गया है और हम न्याय की अपेक्षा करेंगे। चलिए आप जी हाँ जी बोलिए पटेल साहब जी। शरद जी, भारतीय जनता पार्टी का काम करने का एक तरीका है। अगर कांग्रेस का मैकेनिज्म जोरदार होता तो मुझे लगता है सिर्फ एक मुद्दे नहीं, तमाम मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं, चाहे बिसाहू लाल सिंह हो, चाहे सिंधिया की सभा में एक किसान की मौत हो, और चाहे दूसरे किस्म की घटनाएं हों। दिक्कत यह है कि आपके पास में अवसर तो सबको मिलते हैं, लेकिन अवसर आपको एक बार मिलता है और उसको आप इनकैश कैसे करते हैं। पॉलिटिक्स में, राजनीति में, युद्ध में और प्रेम में सब कुछ जायज होता है, ये कहा जाता है, जायज होता नहीं होता एक अलग बात है, लेकिन एक जुमला है। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस के पास भी पर्याप्त अवसर थे। भारतीय जनता पार्टी का मैकेनिज्म कुछ इस तरह है कि आप चिंदी को वो थान बना दिया करते हैं कुल मिला के, और कुल मिला के आपको डिफेंसिव कर दिया। पिछले 7 दिन का चुनाव देखिए, 7 दिन पहले का जो इलेक्शन कैंपेन था उसमें भारतीय जनता पार्टी डिफेंसिव थी और कांग्रेस ऑफेंसिव थी, कांग्रेस सवाल कर रही थी। लेकिन आज कांग्रेस डिफेंसिव है, कांग्रेस लगातार जवाब दे रही कि ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा नहीं करना था। दिक्कत ये है, मुझे लगता है ये चुनावी रणनीति की एक व्यापकता और सटीक होने का तरीका है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने कहा जाए स्ट्राइक फर्स्ट का मोटो जो इंडियन आर्मी का, उसको अधिकृत किया है, लिया है अपने साथ में, और उसको एक बड़े मुद्दे के तौर पर प्रस्तुत कर दिया है। जितने बड़े मुद्दे की पटेल साहब एक और भारतीय जनता पार्टी को जी एक और अहम सवाल, माफ कीजिएगा मैं बीच में आपको रोका मैंने, बड़ा सवाल ये भी है कि जिस तरह राहुल गांधी केंद्र की राजनीति में कई बार कहा जाता है कि वो एक बड़ा समर्थन समूह खासतौर से वरिष्ठ पीढ़ी के नेताओं का उनके साथ नहीं है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी शायद 2018 के अनुभव से या मार्च से लेकर ये बीते 6 महीने के अनुभव से उन्होंने एक सबक ये लिया कि सारे सूत्र अब की बार 18 में भी उन्हीं के हाथ में थे, लेकिन फिर भी तब वर्क डिवीजन था। क्या आपको लगता है कि ये भी एक बड़ा कारण बना? मानक अग्रवाल जी की आवाज़ उभर के सामने आई, तमाम बड़े नेता जिनको रेस्क्यू के लिए सामने आना चाहिए कमलनाथ के, दिग्विजय सिंह जी हैं, सुरेश पचौरी जी हैं, अजय सिंह जी हैं, अरुण यादव जी हैं, अगर इन सब का भी एक कवर, एक नेट सामने आता, मैं ये नहीं कहता कि जो बात कही है वो तो हो गया, बयान तो हो गया, लेकिन आप अपने तार्किक एक नेट के साथ सामने आ सकते थे, उनके बड़े नेता एक सॉलिडारिटी दिखा सकते थे। क्या इसमें चूक हुई है या फिर ये नेताओं का कहीं दबा ढका छिपा असंतोष है?
सर जी, मुझे लगता है नेताओं का ढका हुआ छिपा हुआ असंतोष है। इन जिन नेताओं के आपने नाम लिए, इनमें से कईयों से मेरी बात हुई है और सबने अपने अपने दर्दों का इजहार किया है। किसी ने कहा कि मेरे जब कठिन वक्त था तो कमलनाथ जी हाथ लगाने नहीं आए। किसी ने कहा कि जब मैं ऑल टाइम लो था तो कमलनाथ जी ने मेरी बात को नहीं सुना। तो मुझे लगता है इन सब नेताओं ने चुप्पी साध ली। सबसे बड़ी बात है, आप कांग्रेस का एक उदाहरण दूं, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार पर संकट आया, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी खुद एक्टिव हुई और उन्होंने किसी तरह सचिन पायलट को मना लिया। लेकिन उसी तीव्रता के साथ में क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कमलनाथ को बचाने आए? नहीं आए। इसका कारण है 2018 के चुनाव की शुरुआत में वहां पर संजय गांधी की जिस तरह से होर्डिंग लगे थे, उस समय मुझे लगता है राजीव गांधी के परिवार ने इसे स्वीकार नहीं किया और तब से दोनों के बीच में दूरियां लगातार बढ़ती चली गई। राजस्थान और मध्य प्रदेश के घटनाक्रमों का फर्क आप अच्छी तरह जान सकते हैं और उसी की परिणति ये है कि तमाम नेता खुल के बोलने लगे। बहुत ही खतरनाक संकेत है। जी, राठौर साहब, एक सलाहकार की कमी क्या इस पूरे एपिसोड में नहीं खटकी है कि अगर ये घटनाक्रम हुआ तो ये स्वाभाविक था कि बीजेपी बहुत संगठित तौर पर हमले करती है। अगर आपके यहाँ से दिग्विजय सिंह जी या कोई भी बड़ा नेता राहुल गांधी को अप्राइज करता, जैसी कमलनाथ जी की अपेक्षा नजर आ रही है कि जैसा उनको बताया गया, यानी वो कहीं ये संकेत कर रहे हैं कि ठीक से जानकारी राहुल गांधी जी तक नहीं पहुंची है। और ये सारी चीज़ें अगर एक प्लान आपके यहाँ भी एक बहुत अच्छे से प्लान हो जाता तो क्या, मैं नहीं कहता नारी सम्मान सबसे बड़ी चीज़ है, नवरात्रि में हम ये बात कर रहे हैं, लेकिन गलतियाँ हो जाती हैं। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि हो सकता है कमलनाथ जी इसको बहुत अच्छे ढंग से हैंडल कर लेते अगर उनके पास उस किस्म का एक सलाहकार या उनके पास एक उनको बताने वाला कोई इस तरह से होता है, क्योंकि इस समय वो बहुत व्यस्त हैं। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? संक्षेप में, मैं डॉक्टर वाजपेयी की भी टिप्पणी लूंगा, इसलिए संक्षेप में अपेक्षा रखूंगा आपसे। जी जी जी। देखिए अभी हृदय वाजपेयी जी ने बहुत अच्छी बातें कही हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि कहीं तो उन्होंने राहुल गांधी जी को सही माना। मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप हुआ है जिसकी वजह से ये बात आई है। लेकिन मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, जब हमारे मित्र जो है नारी अपमान को लेके इतने व्यथित हैं या ये है कि माफ़ी नहीं मांगी, तो मैंने उदाहरण दिया कि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा था शशि थरूर जी के परिवार के बारे में, बेहतर होता कि सबसे देश के उच्च पद पर बैठे हैं, अगर वो एक देश के सामने कहते कि मुझसे गलती हुई है, माफ़ करिए, तो एक बड़ा संदेश जाता, बहुत अच्छा लगता पूरे देश को और आगे भी अनुसरण होता। एक देश का गृह मंत्री अगर अपमानजनक टिप्पणी करता है और वो माफी मांगता है तो बहुत अच्छा आप उन्हीं 4 बिंदुओं को रिपीट कर रहे हैं। मोहन यादव जी जो एक मोहन, मैंने रिपीट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके बीच में नहीं बोला। मैं उन पर इसलिए नहीं बोल पाया क्योंकि शरद जी के पास उतना समय नहीं है, इसलिए मैं स्किप कर गया पुरानी बातें। नहीं मोहन, एक मिनट, आप प्लीज एक मिनट सुन लीजिए। अच्छी, अगर आप कह रहे हो मैं नहीं बोला, लेकिन अब आप फिर सच्चाई भी सुन लीजिए। मोहन यादव, तो आप किसके साथ हैं? आप राहुल गांधी जी के साथ हैं या कमलनाथ जी के साथ हैं? जिम्मेदार व्यक्ति हैं जी। मैं कांग्रेस के साथ हूं। आप शिवराज सिंह जी के साथ हैं कि उमा भारती जी के साथ हैं? आप बता दीजिए मुझे। बिल्कुल, मैं शिवराज जी के भी साथ हूं और उमा जी के साथ भी हूं, क्लियर बता दिया मंत्री की हैसियत में। अब आप बताइए। दुबे जी अगर आप बता दीजिए। नहीं, बात सुन लीजिए। मेरे ख्याल से एक बार राठौर साहब की बात पूरी हो जाए। रिपीट कर रहे हैं जी। आप सुन लीजिए, मैं आपको बिल्कुल मौका दूंगा डॉक्टर वाजपेयी, आपके पास पूरा आपके जी। अगर एक प्रदेश का मंत्री राठखेड़ा जी मंच के ऊपर ये इस बात को कहते हैं कि हाँ मैं बिका हूँ, लेकिन अपने लिए नहीं, महाराज के लिए बिका हूँ, अपनी पार्टी के लिए बिका हूँ, तो इसके पीछे क्या आप फिर शिवराज सिंह जी को माफी नहीं मांगना चाहिए प्रदेश के लोगों से? आज जिस तरीके से आपकी गलती की वजह से कोरोना में हजारों लोग मारे जा रहे हैं, तो क्या इसके लिए आपको माफी नहीं मांगना चाहिए? कैसी बात कर रही है? क्या राजस्थान में मृत्यु नहीं हुई है कोरोना से? क्या पंजाब में मृत्यु नहीं हुई है साहब? बात को बतंगड़ आपके तर्क कमजोर हो रहे हैं। चलिए, मुझे लगता है बात को जी बोलिए। अपनी बात को बतंगड़ बनाने में माहिर हैं, इस बात में मैं आपकी बात को मान लेता हूँ। आपके तोमर साहब ने कहा रिजेक्टेड माल, तो ये क्या भाषा है? तो ये आप अपने जरा नेताओं से माफी मंगवाइए, तो अपने देश में एक नैतिक अच्छा आपका संदेश जाएगा और हम सब लोग भी अनुसरण करेंगे। लेकिन केवल आरोप लगाना, वक्त कम है राठौर साहब, कमलनाथ जी ने अगर खेद प्रकट कर दिया, उसके बाद नहीं दुबे जी, उसके बाद फिर कोई बात रह नहीं जाती है। और ये कहें कार्यक्रम बंद कर देंगे। मैं आपकी दुविधा समझ रहा हूँ। मैं इसीलिए वो सवाल जो मैंने आपसे पूछा था
मैं पटेरिया साहब की तरफ ले जा रहा हूं। पटेरिया साहब, क्या एक कंसल्टेंट की कमी इस पूरे एपिसोड में, मैं नारी सम्मान को कहीं अंडरमाइन नहीं कर रहा हूं, उसकी गरिमा को कम नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या एक अच्छा कंसल्टेंट होता कांग्रेस में तो संभाल लेता इस विषय को, ये इतना तूल ना पकड़ता, और बीजेपी के हमले और जिस तरह से राहुल गांधी जी का आना और अब माणक अग्रवाल का आना? जी सरज जी, बड़ी साफ बात आपने कही। इसमें एक शब्द और जोड़ूंगा कि कम्युनिकेशन गैप भी है, कंसल्टेंट भी नहीं है, कम्युनिकेशन गैप भी है। और ये बात खुद कमलनाथ जी ने पिछले दिनों स्वीकार की थी जब उनकी सरकार चली गई थी। कुछ जर्नलिस्टों के साथ ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में कहा था कि उनको सूचना नहीं मिल पाई और उन्हें मिस कम्युनिकेट किया गया, एक नेता का भी नाम उन्होंने लिया था। तो सबसे बड़ी बात है, आपके पास कंसल्टेंट नहीं है, आपके पास कम्युनिकेशन नहीं है। दिक्कत है, शीर्ष पर तो कोई भी पहुंच सकता है, लेकिन शीर्ष पर टिके रहने के लिए आपको कुछ और योग्यताएं चाहिए होती हैं। मुझे लगता है वो कमलनाथ के पास, वो केंद्र में सफल हो सकते हैं, लेकिन राज्य का नेता बहुत ही ज्यादा कम्युनिकेटिंग होना चाहिए, चाहे वो अशोक गहलोत हो और चाहे वो शिवराज सिंह चौहान। उनके टेके रहने का कारण ये है कि संवाद और संपर्क उनकी सबसे बड़ी ताकत है। चलिए, अब वक्त मेरे पास नहीं है, लेकिन ये समय ऐसा ज़रूर है कि बीतीता ही बिसार के आगे की सुधीले, क्योंकि मैच जब आप खेलते हैं, और ये चुनाव रूपी एक ऐसा मैच है कि जहां अगर कुछ कड़वाहट हो गई है या भारी कड़वाहट भी हो गई है या कोई चीज़ भी हो गई है, तो आपको उसको उतनी ही तेज़ी से अपने जहन से निकाल कर फिर सियासी पिच पर उतरना होता है, और ये मानना होता है कि एक नई सुबह हुई है और इस नई सुबह के साथ आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि पीठ पर अगर आपके जो भी आपने लगेज आपने लाद लिया है, चाहे वो गिल्ट का हो, चाहे वो हताशा का हो, चाहे वो परेशानी का हो, तो ये आगे बढ़ने में आपकी मुश्किल को बढ़ाता है। तो कांग्रेस के लिए चुनौती ये है कि इस समय वो राहुल गांधी जी की छाया से भी निकले, उनके बयान की छाया से मेरा आशय है, बाकी तो उनकी छाया बहुत गहरी है और हमेशा रहेगी। और इसी तरह आपको चाहे मानक अग्रवाल जी का बयान हो या फिर जो टीका टिप्पणियां अब तक बीजेपी की तरफ से हुई हैं, उन सबको भुलाकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। कमलनाथ जी एक बहुत माहिर खिलाड़ी हैं चुनावी मैच के, कितना वो इससे कवर अप कर पाते हैं, निश्चित तौर पर टीम पूरी उन्हीं की तरफ देख रही है। शुभकामनाएं उनको भी और बीजेपी को भी। आप तीनों पैनलिस्ट का, डॉक्टर वाजपेयी, ब्रजेंद्र सिंह राठौर साहब और शिवनाथ पटेरिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।